अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। ईरान की जंग चल रही है, पूरी दुनिया उससे परेशान है। हुर्मुज़ को स्ट्रेट को लेकर वहाँ पे किस तरह से पेट्रोल वहाँ से निकलेगा या एलएनजी वहाँ से निकलेगी, इफ़रात ज़र का क्या असर पड़ेगा, और अमेरिका जो अपनी परेशानी में माशी बहरान से मुब्तला हो गया है, उससे अमेरिका लेके परेशान है। लेकिन ईरान की जंग कई किलोमीटर दूर हिंदुस्तान से होने के बावजूद भी जिस तरह पूरी दुनिया को इसके लपेटे में लिया गया है, उसी तरह हिंदुस्तान भी उसी लपेटे में आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है। अगरचे कि आज ही के अखबार में मरकज़ी हुकूमत ने यह कहा है किसी किस्म से भी लॉकडाउन हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है, लेकिन लोगों में एक किस्म से डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया था, जिसकी वजह से लोग कहीं पेट्रोल डलाते हुए नजर आए तो कहीं महीने भर का राशन जमा करने की फ़िक्र में लगे हुए थे। लेकिन बात हो रही थी इफ़रात ज़र की, और इफ़रात ज़र के बारे में यह है कि कीमतें तो बढ़ेंगी, पेट्रोल की दाम भी बढ़ेगा, लेकिन इफ़रात ज़र और या शर तरक्की के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो जो बात होती है कि इंडिया का डेवलपमेंट हर वक्त हम पढ़ते हैं कि जब भी मार्च आ जाता है या साल का इख्तिताम होता है तो उस वक्त आता है कि हिंदुस्तान की मईशत 7% से ग्रो होने वाली है, 6% से ग्रो होने वाली है, 8% से ग्रो होने वाली है। बहरहाल अब बात यह है कि हिंदुस्तान को जो एक्चुअल ज़रूरत है तरक्की करने के वास्ते वो 15% के करीब का निशाना हिंदुस्तान को अचीव करना है। लेकिन हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहा है वो 7 और 8% के बीच में है। इसमें भी जो तब्दीली हुई है नई बीजेपी गवर्नमेंट की, जो अपनी कामयाबी बताने के लिए, उसकी वजह से 8% का अभी निशाना बताया जा रहा है। लेकिन ये उमूमन होता क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने की जो तरक्की की शरह थी उसको अगर हम बात करेंगे तो 7% से या 8% तक भी अगर ये शरह तरक्की होती है तो हिंदुस्तान अपनी अंदरून हालात को बेहतर कंट्रोल में रख सकता है। लेकिन अभी इस चीज़ के हिसाब से अगर जाएंगे तो तकरीबन ये 12% के करीब होना चाहिए। लेकिन अभी भी जो तरक्की हो रही है, हेर फेर करने के बावजूद भी जो हिंदुस्तान में तरक्की हो रही है वो 8% हो रही है। अब 8% और 15% के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, या यूँ कहूँ कि अगर ये 8% 50% है तो 15% उसका 16% उसका डबल हो जाता है। तो 100% की गिरावट अगर देखेंगे, 100% की गिरावट में ये है कि हर 1% पे 10 लाख लोग बेरोज़गार हिंदुस्तान में हर साल तालीम याफ्ता, तालीम हासिल करने के बावजूद भी रोज़गार की तलाश में निकल रहे हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक ये हो रहा है कि तकरीबन 60 लाख लोग हिंदुस्तान भर में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है या माकूल तनख्वाह पे उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये सोच लीजिए कि जब ये बेरोज़गार निकलेगा तो बेरोज़गार क्या करेगा। बेरोज़गार को अपने रोज़गार से हटाने के लिए या रोज़गार पे तवज्जो से हटाने के लिए या अपनी तरक्की की तरफ तवज्जो देने से हटाने के लिए उन्हें एक ही चीज़ कर दिया है कि उनके हाथ में झंडा थमा दिया गया है और डंडा अपने उनके हाथ में दे दिया है, और लोग है सो अलग अलग मजहबी नारों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और शायद इसी में ही ये लोग काफ़ी हद तक खुश हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं अपने असल मुद्दों से उनकी तवज्जो हटाकर अगर उनको ये डंडे पे जो झंडा है वो डंडा हाथ में दे देना और भक्त को यही बोल के अगर छोड़ देंगे तो भक्त पेट्रोल 200 रुपये होने की बात भी करता रहेगा, लेकिन झंडा उठा के फिरते हुए भी नज़र आएगा। इसमें मशगूल करके रख दिया गया है, जबकि तरक्की के नाम पे फिलवक्त मुल्क की मईशत फिलवक्त बर्बाद होती चले जा रही है। लोगों ने तो नारे भी ये भी दिए थे कि पेट्रोल 200 रुपये भी हो जाएगा तो भी वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे या मोदी साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब उनका बोलना और अब शायद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ 200 रुपये तो करीब नहीं, लेकिन 100 रुपये की जो बात है, डॉलर अगर देखेंगे तो 50 रुपये जो डॉलर था उसके ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त पे नुक्ताचीनी की गई थी कि 50 रुपये डॉलर हो गया है, क्या वजह है कि हिंदुस्तान का रुपया गिरता चला जा रहा है। लेकिन आज अगर देखेंगे तो 93 रुपीज़ होने के बावजूद भी डॉलर की कीमत हिंदुस्तान के रुपये के कदर में, उसके बावजूद भी कोई कहीं सर भी आवाज़ नहीं उठ रही है। पेट्रोल जो 50-60 रुपये के करीब हुआ करता था वो आज फिर से 100 रुपये के निशाने को पार कर गया है। अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल $28 भी हुआ था
तभी भी कीमत वही 70 रुपये थी, आज $65 था तो भी कीमत वही थी, और आज अब बढ़ के आहिस्ता आहिस्ता 120 के निशाने को, बल्कि 160 के निशाने को भी एक वक्त पे जाके उस कीमत को छू के आ गया है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि आज अगर जंग बंद हो जाती है तो जो इसके असरात रहेंगे वो कम से कम 45 दिन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो उसमें पेट्रोल कहाँ से आएगा, गैस कहाँ से आएगी, किस तरीके से ट्रेड डेफिसिट को मैनेज किया जाएगा, ये बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो आगे जंग रुकने के बाद हम उसके ऊपर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो, लोग ये देख रहे हैं कि सस्ता और टिकाऊ माल कहाँ से मिल सकता है जो अपने रोज़मर्रा के अखराजात को कम कर सकता है। ये लोग अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो यही देखते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में भी जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, वहाँ पे $3 का निशाना था जो पार होके $3.5 के करीब पहुँच चुका है। तो वहाँ पर भी लोगों की काफ़ी बेचैनी बढ़ती चले जा रही है। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान में तो अगर आप जाएंगे तो कहीं बिरयानी लेने के वास्ते भी अगर आप जाएंगे तो लोग ये कह रहे हैं कि गैस महंगी हो गई है या गैस मिल नहीं रही है, उन्हें लकड़ी पर बिरयानी पकाना पड़ रहा है, इसीलिए बिरयानी की कीमत भी 20 रुपये बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में क्या होने वाला है, और नौजवान के हद तक ये ज़रूर कहूँगा कि नौजवानों के पास जो इंतज़ार का, जो सब्र का जो मादा था, वो मादा कम होता चला गया है। आप देखेंगे कि अड़ोस पड़ोस के ममालिक में जहाँ पे कहीं पर इंटरनेट को रोकने के ऊपर, कहीं पे करप्शन को रोकने के ऊपर, कहीं पे सदर के इख्तलाफ होने के उसमें आप देखेंगे कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में क्या हो चुका है। हिंदुस्तान यकीनन बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान में भी क्या अगर हालात ऐसे ख़राब होते हैं या किसी किस्म से रोक टोक लगती है तो क्या हमारा नौजवान तबका इसको अपनी ताइद में लेके या अनभक्त की नज़र से इसे देखेगा, या वो भी कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालेगा। ये एक चीज़ हो रही है। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान में नौजवानों की सब्र और तहम्मुल की बात अपनी जगह है, लेकिन किसान के भी हालात गांव में, देही इलाकों में भी अगर आप जाएंगे तो देही इलाकों में भी किसानों के भी हालात कुछ ठीक नहीं है। अगर सिर्फ हम तेलंगाना में और तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले की ही बात करेंगे तो एक साल में तकरीबन 60 के करीब किसानों ने खुदकुशी की है। तो किसानों के हालात वैसे, महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक किसान खुदकुशी के जो वाक़यात पेश आए थे तारीख़ में अगर देखेंगे तो 5-10 साल की तारीख़ में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा थे, मध्य प्रदेश के अलावा और दूसरी ऐसी रियासतें हैं जबकि जहाँ पे बीजेपी की हुकूमतें हैं वहाँ पे किसान भी परेशान हो रहा है। तो एक तरफ शहरी इलाके में लोग परेशान हैं तो किसान भी दूसरी हद तक अपनी जगह परेशान हो रहा है। और हमारी कौम की अगर हम बात करेंगे तो कहीं पे हमारे परेशानी अपनी जगह है, लेकिन हम चाहे वो हैदराबाद का पुराना शहर ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी कत्ल की वारदातें काफ़ी बढ़ती चली जा रही हैं। इन सब हालात में अगर देखा गया तो मैं तो हैदराबाद के ताल्लुक़ से यही कहूँगा कि हमारी तेलंगाना की पुलिस नाकाम हो चुकी है, और इस नाकामी की वजह से कत्ल गारतगिरी बढ़ गई है पुराने शहर में, या अक़लियतों के अक्सरियती इलाक़ों में ये कत्ल के वारदातें बहुत पेश आ रही हैं। इनके अलावा मुसलमानों के इलाक़ों में नशीली अद्वियात हो, चाहे वो चरस, गांजा हो, अफ़ीम हो, या और कोई नए जो साइंटिफिक नशीली चीज़ें हैं, उसकी भी वाफिर मकदार में सरबराही हो रही है और नौजवान तबका इसमें मुलविस होता चला जा रहा है। अब ये है कि इसको रोकने के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पुलिस को हर चीज़ का इल्म है, लेकिन पुलिस अपनी आँख बंद करना पसंद कर रही है ताकि मुस्तक़बिल जिसका ख़राब हो रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ये बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें क़ायदीन भी खामोश होते चले जा रहे हैं, चाहे वो मजहबी क़ायदीन हो या सियासी क़ायदीन हो, वो भी अपनी नज़र दूसरी तरफ फिरा के बैठे हैं। हर एक को माल की फ़िक्र इतनी अहमियत इख्तियार कर गई है कि सिर्फ माल बटोरने का एक सिलसिला शुरू हुआ है, जो हर सियासी लीडर हो या दूसरे किस्म का कोई और लीडर हो, वो माल की चक्कर में, माल की मोहब्बत में चले गया। अगरचे कि हमारे पास ये ज़रूर कहा गया है कि माल और औलाद आजमाइश है। सूरह
कहफ की तिलावत हर जुमे को करना है। अगर सूरत कहफ की तिलावत उर्दू में अगर हम करेंगे तो उसमें एक जुमला आता है जहाँ पे कहा गया है कि माल और औलाद आजमाइश है। तो माल की आजमाइश अगर देखेंगे तो यकीनन माल जब ज़्यादा भी हो जाता है, वरना मेरी फ़िलासफ़ी ये है कि अगर आपको दुनिया के ही हिसाब से देखना है तो आपको एक, अगर आप सच्चे अच्छे मुसलमान हैं तो आपको 1000 रुपये भी रोज़ के भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके वास्ते। अगर इसराफ़ के तौर पर जाएंगे या दूसरे माल आने से जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं, जो आजमाइश की बात है, शायद वो आजमाइश ये है कि जो ख़राबी आती है पैसा आने की वजह से, वो मैं समझता हूँ कि आपका चैन और सुकून ख़त्म हो जाता है, आपकी ख़ानदान की जो सुकून होता है वो ख़त्म हो जाता है, घर में अलग नया तरीक़े का माहौल पैदा हो जाता है। तो शायद इसीलिए माल को आजमाइश कहा गया है। अगर हम माल की ही बात करेंगे और माल किस तरह आजमाइश बनाता है, माल की तरफ से जो आजमाइश आती हैं, तो ये सोशल स्ट्रेटा ऑफ लाइफ में अगर देखेंगे तो ये कहा गया है कि जब आदमी के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उसकी तरजीहात भी बदल जाती हैं। शायद यही वजह है कि आज जिस तरीके से, चाहे वो हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े में फार्म हाउस के ऊपर पकड़े गए क़ायदीन हैं जो ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए थे, ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज ख़ास तौर पे महाराष्ट्र की वुमेंस कमीशन की लेडी सदर नशीन ने इस्तीफ़ा दे दिया है, इसलिए कि उनकी कुछ ऐसे वीडियोस बाहर आए थे जिसमें कोई ज्योतिषी के पास उनके वीडियोस बाहर आने की वजह से वो निकल गए हैं। लेकिन सिर्फ ये महाराष्ट्र के हद तक नहीं है, जब पैसा घर में ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे हालात आम हो जाते हैं। अब ऐसे हालात में अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में कुछ हुक्मरान जमात के क़ायदीन हैं जिनके वीडियोस भी बाहर आए हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे तो एप्स्टीन फाइल्स की बात है, जो कारोबार को बढ़ाने के लिए वहाँ पे इसी किस्म के फहुश और अय्याशी के अड्डे बनाए गए थे एप्स्टीन की तरफ से, कि वहाँ पर लोग बड़े बड़े क़ायदीन आकर अपने ख्वाहिशात पूरी करते थे। तो वैसा लोकल लेवल पे अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे किस्से एक के बाद एक निकलते आ रहे हैं जहाँ पे हम ऐसे चीज़ों को देखने में वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो आंध्रा तेलंगाना के मज़ाफ़ात का इलाक़ा हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, लेकिन हैदराबाद में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। बल्कि हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में ये कहा जाएगा तो एक आदमी जो चीफ़ मिनिस्टर से लेकर बड़े सबसे बड़े मुल्क के बड़े ओहदे पर भी पहुंच जाता है, उसके भी आहिस्ता आहिस्ता किस्से सोशल मीडिया पर आया होते जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी एक बड़े लीडर हैं बीजेपी के, वो अक्सर अपनी चर्प ज़बानी की वजह से या अपनी सच्चाई बयान करने की वजह से काफ़ी हद तक सुर्खियों में रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के भी कई वीडियोज़ आए हैं जिसमें उन्होंने खुले तौर पे ये कहा है कि आज की दौर की हुकूमत में अगर आपको ओहदा हासिल करना है और अगर आपका ताल्लुक़ ख़वातीन के उसमें है तो फिर आपके ताल्लुक़ से गलत वीडियोज़ हों या गलत कामों के लिए उन्हें ओहदे के खातिर उन्हें कहीं ना कहीं उकसाया जा रहा है या कहीं ना कहीं उनका इस्तेहसाल हो रहा है। तो अभी एक ऑथर हैं, एक किताब की मुसन्निफ़ा है मधु नाम की, उन्होंने जिन्होंने एक क़ायद को समझ सकते होंगे आप लोग कौन से क़ायद हैं, क़ायद को बड़ा क़ायद बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। उनकी एक किताब आई है जिसका नाम है द गर्ल फ्रॉम कथुआ। उसी किताब में उन्होंने कई ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसमें ये कहा गया है कि यही साहिब मौसूफ़ जो हो सकता है कि कल के दिन एप्स्टीन फाइल्स में भी उनका नाम आने की वजह से, या हो सकता है कि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम होने का रिकॉर्ड बताकर उन्हें CIA हो या जो डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और अमेरिका के बड़े इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की वजह से लोग उन्हें ब्लैकमेल करते हुए अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी का भी नाम आया था और अनिल अंबानी अभी आज राफेल के ताल्लुक़ से कोई तजुर्बा ना रहने के बावजूद भी उन्होंने राफेल के उसमें उनको डिफेंस डील में काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ था। बहरहाल बात यह है कि अगर बड़े क़ायदीन ये मिलते हैं तो आज कोई गवर्नर बन के बैठे हुए हैं तो उनके शौहर ने एक चिट्ठी लिखी है कि
ان کی بیوی کا کیسا استحصال ہوا تھا اسی شخص کے ساتھ جو آج بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسی شخص نے کسی کو منسٹر بنانے کے لیے کسی کوئی منسٹری ایک منسٹر کو استعمال کرا دوسرے منسٹر کو بنانے کے لیے۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے قصے ایک کے بعد ایک نکلتے جا رہے ہیں۔ تو کیا مال یقیناً آزمائش کے طور پہ ہوتا ہے؟ تو اگر آزمائش ہے مال، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اتنا ہی مال ہمارے پاس رکھنا چاہیے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ شاید اسی لیے ہمارا کانسیپٹ جو تھا کہ زکوٰۃ دینے کا، اسی لیے یہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ لایا گیا تھا کہ چند ہاتھوں میں ہی مال و دولت پھرتے نہیں رہنا چاہیے، تاکہ مال و دولت کا جو سرکولیشن ہے وہ اپنے پڑوس کے غریب لوگوں کی غربت ہٹانے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا۔ تو شاید یہی آزمائش کی بات ہمارے پاس کہی گئی تھی کہ جس سے کہ ہمارے کو احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ مال زیادہ ہونے کی علامت یہ ہو جا رہی ہے کہ لوگ نئے نئے طریقوں سے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کے تعلق سے یہ کہوں گا کہ نوجوانوں کے اوپر بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو چلن چل رہا ہے وہ یہ چلن چل رہا ہے کہ لوگ تھائی لینڈ سے یا ساؤتھ ایسٹ کنٹریز سے، وہاں سے ایک آج کل یہ چرس، گانجا، افیم، یہ تو ہندوستان کے پاس اگائی جاتی سو چیز ہیں، کھیتوں میں اگائی جانے والی چیز ہیں، لیکن ابھی یہ بھی ہو رہا ہے کہ تھائی لینڈ آئلینڈ سے کچھ چھوٹے چھوٹے قسم کے بالکل 8-10 انچ کا ایک سانپ لایا جا رہا ہے۔ وہ سانپ سے اپنی زبان کے نیچے ڈسانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب وہ ڈس جاتا ہے تو 2-3 دن تک آدمی سوتا ہی رہتا ہے۔ تو ایسے نئے چیزیں جو آج عام ہونے کے لیے چلے جا رہی ہیں، اسی لیے اگر ہم اس پر اپنی نوجوانوں کو وہاں سے بچانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نئی آفت ہے جو آج ہر ایک کو اپنی گرفت میں لے رہی ہے۔ اس سے بچانے کے لیے والدین، خاص طور پہ والدین جو اپنے بچے جس کی عمر ہو سکتا ہے کہ 17-18 سال سے لے کے 30 سال تک ہے، ان کے اوپر خاص طور پہ آپ نظر رکھیے۔ یہاں پر ہی یہ بہت زیادہ عام چلن ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں اگر عام ہوتے ہیں تو پھر ہماری قوم کا مستقبل ایک بار پھر خطرے میں ایسا پڑ سکتا ہے جس سے بچانے کی بہت ضرورت ہو سکتی ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ مال یقیناً آزمائش ہے، مال اتنا ہی ہونا چاہیے۔ مال کی محبت، جو لوگ ریٹ ریس میں پڑ جا رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی بات ہے، ایسا کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچ کے یہ دیکھیے کہ آپ کو جتنا ہے اتنا ہی ملتا ہے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، کامیابی دینا یا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال اس چیز کو اپنی زندگی کا فلسفہ بنا لیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر بلاؤں سے، آزمائشوں سے دور رہتے ہوئے ایک سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔